नमस्कार, मैं हूं सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एपिसोड चर्चा में। आज अरविंद केजरीवाल और सिक्किम के नागरिक, ये मुद्दा इंटरनेट पर छाया हुआ है। ये क्या है मुद्दा, इसके बारे में बात करते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ और पहलू जो आजकल चर्चा में है उनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली का सिविल डिफेंस का मामला। दिल्ली में सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट अखबारों में छपती है और जिसमें एलिजिबिलिटी दी हुई है कि कौन वॉलंटियर सिविल डिफेंस का जो ट्रेनिंग हो रही है उसका पार्ट बन सकते हैं। तो उसमें जो पहली लाइन है वो दिया गया है कि जो कोई भी भारत का नागरिक हो या नेपाल, भूटान और सिक्किम की प्रजा हो, प्राइमरी क्लास तक उनकी एजुकेशन हो, इस तरह की उसकी एलिजिबिलिटी है। जो पहली लाइन थी जिसमें कि भारत का नागरिक हो या नेपाल, भूटान, सिक्किम की प्रजा हो, तो जो सिक्किम की प्रजा है इस पर लोगों का जो है ऑब्जेक्शन है। और सबसे पहले ऑब्जेक्शन आया सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से। सिक्किम गवर्नमेंट ने कहा कि ये बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है, यहाँ के सिक्किम के जो रहने वाले हैं उन्होंने इसको बड़ा नेगेटिव इस हिसाब से इसको देखा है, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं, वो सिक्किम की प्रजा कोई अलग से नहीं है, ना ही सिक्किम कोई अलग देश है। उसके चलते फिर जो डायरेक्टर थे सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के, उनको दिल्ली सरकार की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया और देखा गया कि इसमें क्या गड़बड़ियां हुई हैं, इस पर जांच की जाएगी। अब ये हुआ क्यों और ये क्या मामला है? ये सिविल डिफेंस का जो एक्ट है वो 1968 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी पार्लियामेंट ने बनाया। 1962 की इमरजेंसी, 1965 में पाकिस्तान युद्ध, उन समयों में जब इमरजेंट सिचुएशन में जो इमरजेंसी होती थी तो पूरी फौज एक तरफ लगी हुई थी, देश के दूसरे संसाधन भी उसमें लगे होते थे, तो जो नॉर्मल देश में रूटीन एक्टिविटी है वो ध्वस्त ना हो जाए, वो बिल्कुल कोलैप्स ना कर जाए, उसके चलते उस समय जो है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये सब सिविल डिफेंस के प्रोविज़न किए गए और वॉलंटियर तैयार किए गए ताकि वो लोग देश सेवा कर सकें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के रूप में, और ताकि देश में जो नॉर्मल एक्टिविटी है, रूटीनली एक्टिविटी है, वो चलती रहे। उसके बाद 1968 में कानून बनाया गया। 1968 में जब ये कानून बनाया गया तो इसमें जो रेगुलेशंस हैं, जो कानून के अंदर जो डिफेंस, ये जो सिविल डिफेंस एक्ट 1968 है, इसके जो रूल रेगुलेशन है उसमें रेगुलेशंस में जो वॉलंटियर इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं उसके लिए उस समय जो कंडीशन रखी गई वो थी कि वो प्राइमरी तक एजुकेटेड हो तथा वो भारत का नागरिक हो या नेपाल, भूटान या सिक्किम की प्रजा हो। अब क्योंकि 1975 से पहले तक सिक्किम भारत का उस तरह से हिस्सा नहीं था जैसे वो आज है, वो भारत का एक राज्य नहीं था, वो एक प्रोटेक्टरेट जरूर था, वो एक अलग से रियासत थी। तो इसीलिए उस समय के हिसाब से ये माना गया कि जो है सिक्किम की प्रजा 1975 में सिक्किम भारत में पूरी तरह से उसका अधिमिलन हो गया और वो एक भारत का राज्य बन गया। उसके बाद से जो पहला सेंटेंस है कि भारत का नागरिक हो, उस क्लोज में वो आ गया, या फिर उसके बाद आते कि जो भूटान या नेपाल की प्रजा हो। अब ये चेंज तो हुआ है, लेकिन ये ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वेबसाइट पे जाकर के देखोगे आप तो वहाँ पर भी अभी तक वही लिखा हुआ है, और आप अगर दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट देखोगे तो उस पर भी वही कंडीशन आज भी एलिजिबिलिटी वाली लिखी गई है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे 2016 का शायद रेगुलेशन उड़ीसा गवर्नमेंट का है, उनकी वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि उसमें केवल ऐसा लिखा गया है कि जो भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनना चाहता है, उसकी ट्रेनिंग लेना चाहता है, उसके लिए कंडीशन है प्राइमरी तक एजुकेटेड हो और वो भारत का नागरिक हो। इस तरह की उसमें रेगुलेशन, उसमें कहा गया कि पुरानी रेगुलेशन है उसको सुपरसीड करते हुए ये रेगुलेशन मानी जाएंगी। उसमें उड़िया का भी जानकारी होना जरूरी है वहाँ पर, क्योंकि उड़ीसा में जो सिविल डिफेंस एक्टिविटी जो करेंगे उनको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ये भी वहाँ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 1968 में जो कानून बना उस समय जो
लिखा गया उसको एज इट इज़, आज के समय में जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर ने तो देखा नहीं होगा, ये नॉर्मल सी बात है, जिसकी भी ड्यूटी रही होगी एडवर्टाइजमेंट देने की, उसने एज इट इज़ एक्ट से उठाया, जो उनके पास कॉपी थी, अपडेटेड वर्जन उन्होंने नहीं देख पाए या क्रॉस चेक नहीं कर पाए। वो करना चाहिए लेकिन लोग करते नहीं हैं, इसीलिए गलती हुई है और ये ब्लंडर है। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, क्योंकि ये आम आदमी को पता होना चाहिए कि भाई सिक्किम क्या है। सिक्किम भारत का एक राज्य है और इंटीग्रल पार्ट है। जो सिक्किम के बासिंदे हैं वो भारत के उतने ही नागरिक हैं जितने दिल्ली के बासिंदे हैं। तो ये गलती हुई है इसलिए क्योंकि एक तो जो कानून बनता है, कानून के बाद उसमें अमेंडमेंट आते हैं, फिर गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन या गवर्नमेंट की तरफ से उसमें ऑर्डर्स आते हैं, वो अप टू डेट होते रहें तो ठीक है। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो पुराना शुरू में जब पार्लियामेंट का एक्ट बनता है उसकी जो PDF कॉपी होती है उसी को रखे रहते हैं, उसके चलते फिर बाद में होती है कन्फ्यूज़न। मैं और केस बताता हूँ, जैसे अभी क्या हुआ है, पिछले साल 2019 में जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद जब वहाँ यूनियन टेरिटरी बन गई, तो उस समय जो जम्मू कश्मीर राज्य के बहुत से स्टेट लेवल के एक्ट थे उनको रिपील कर दिया गया। और जो सेंट्रल एक्ट थे, नॉर्मली आप पढ़ते रहे होंगे, अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो सेंट्रल एक्ट है उनमें लिखा होता है दिस एक्ट इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब ये रिऑर्गेनाइजेशन हुआ तो उसके बाद में एक ऑर्डर निकला और उसमें कहा गया कि ये फलां जो एक्ट है ये जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में एक्सटेंड किए जाते हैं। प्लस में ये भी कहा गया कि इन एक्ट में जहाँ पे भी ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें ये यहाँ से लेकर एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये रिपील किया जाता है या इसको रिमूव किया जाता है। यानी कि अब हो सकता है आपके पास एक्ट रखा हो, कोई एक्ट है वो वहाँ एक्सटेंड नहीं होता हो और अब वो हो गया है, लेकिन आपके पास जब रखा है तो उसमें यही लिखा होगा कि एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप ये नहीं समझे हैं कि कोई नया रेगुलेशन आया है, नया एक्ट आया है, कोई इनेक्टमेंट हुई है, अमेंडमेंट हुआ है, तो आप यही समझते रहेंगे कि यही सही है। इसी तरह की वो ब्लंडर हुई है जो कि सरकारी अधिकारियों की तरफ से नहीं होनी चाहिए, और ऐसी गलतियाँ जो भी करता है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के कंटिन्यूएशन में अगर हम चर्चा करें तो शायद अर्पित भार्गव नाम से एक एडवोकेट है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की थी। उनकी रिट पिटीशन का इशू ये था कि सरकार जो है कानून बनाती है, तो सरकार जब कानून बनाती है तो जो कानून बनाती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसका जो कॉपीराइट जो है सरकार पार्लियामेंट के बनाने के चलते उसका कॉपीराइट सरकार के पास है। अब सरकार का ये दायित्व है, क्योंकि हर नागरिक का ये मौलिक अधिकार भी है, राइट टू नो, इसलिए सरकार का ये दायित्व भी है कि हर व्यक्ति के लिए इकोनॉमिकल रेट्स पर जो भी कानून इनेक्टमेंट जो बनाए जाते हैं वो सब इकोनॉमिकल रेट पर हर आदमी को उसकी हार्ड कॉपी या प्रिंट फॉर्म में वो मिलता रहे। उस पर हाई कोर्ट ने कुछ उनकी बातें मानी, उसके बाद ये स्पेसिफिक जो हार्ड कॉपी वाली उनकी प्रेयर थी वो नहीं मानी गई, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मैटर में केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का इस पर क्या मत है वो जानना चाहता है। अब उनका कहना, जो एडवोकेट है उनका कहना ये है क्योंकि इस पर सरकार का कॉपीराइट है, इसलिए सरकार का ये दायित्व भी है कि सरकार ये रीजनेबल रेट पर हर आम भारतीय को मुहैया करवाए। अब हुआ क्या है, उनका ये भी कहना है कि देश में कुछ लीगल पब्लिकेशन है, उन्होंने ये जो एक्ट जो होते हैं वो पब्लिश करते हैं और फिर वो बड़े महंगे दामों पर बेचते हैं, उसके चलते आम जनता और आम वकीलों के लिए भी ये खरीदना मुश्किल हो जाता है। वो बहुत मुनाफा कमाते हैं, ये हुआ उसमें लिखा गया है, और इसीलिए सरकार करे। भले ही सरकार करे या ना करे वो बात की बात है, लेकिन सरकार ने कुछ काम किए हैं कि indiacode.nic.in, indiacode.gov.in, legislative.gov.in, इस तरह से वेबसाइट बनाई है जिस पर कानून आप ऑनलाइन जा करके देख सकते हैं। लेकिन उस पर भी आप देखोगे कि कुछ कानून अपडेट नहीं किए जाते हैं या लेट किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी एक इशू आता है कि अब कोई व्यक्ति है, कोई अगर प्राइवेट पब्लिशर है, लॉ पब्लिशर, वो कोई कानून बनाता है और वो जैसे चेंज हो गया, अब चेंज हो गया तो उसके बाद में उसको वो नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुराना कोई लेगा नहीं।
तो वो कॉस्ट उसमें इंक्लूड करते होंगे पहले से कि अगर कुछ चेंज करना पड़ेगा तो वो तो रद्दी हो जाएगा। अब जो काम का नहीं रहा उसका वो इन्वेस्टमेंट हुआ तो उनको वो घाटा पड़ेगा, इसलिए वो पहले से ही उनके दाम जो है उतने ज़्यादा रखते हैं कि वो कंपनसेट करते रहें उसके हिसाब से। और मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसका जो है पब्लिकेशन होता रहा है, सरकार भी करती है, प्राइवेट पब्लिशर भी करते हैं। सरकार के जो पब्लिकेशन होता है वो कई सालों में होता है, तो इसके बाद मीनवाइल जो अमेंडमेंट होती हैं तो फिर वो क्या करेंगे, जब आप उनसे मान लीजिए सरकारी डिपार्टमेंट से लेने जाते हैं, पब्लिकेशन डिवीज़न या लॉ डिपार्टमेंट जो भी पब्लिश करता है उससे आप लेने जाएंगे तो पता चलेगा 2015 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन छापा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जब तक बिकेगा नहीं तब तक वो नया एडिशन नहीं लेकर के आएंगे। और मीनवाइल पता चले 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए, तो अब आप किताब लेने जाओगे तो वो आपको वो किताब दे देंगे, साथ में 4 अमेंडमेंट अलग से पेपर दे देंगे। अब वो आपके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, आप चाहेंगे नहीं कि इसको मैं लूँ, तो ये एक दिक्कत आती है। प्राइवेट पब्लिशर इमीडिएटली आप देखोगे कि प्राइवेट पब्लिशर का क्या है, वो प्रॉफिट चाहिए उसको, तो इमीडिएटली वो पब्लिश करते हैं। जैसे ही कोई कानून आया तो वो सरकार की तरफ से वो नोटिफिकेशन जब आता है तो वो सरकारी जो gazette.nic.in मेरे ख्याल से वेबसाइट है गजट नोटिफिकेशन के लिए, जो प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद जब कोई भी नोटिफिकेशन इश्यू होते हैं तो वो भारत के राजपत्र में जब छपते हैं तो वो प्रिंटेड फॉर्म में आम आदमी के पास तो नहीं आ पाते, सरकार के पास रहते होंगे, लेकिन प्राइवेट पब्लिशर्स जो हैं उसको इमीडिएटली पब्लिश करते हैं और जो उसकी डिमांड होती है, जिन लोगों को चाहिए होता है, उनको प्रोवाइड भी करते हैं। तो ये आज के कुछ मुद्दे थे जो मेरे ध्यान में आए, और क्योंकि चर्चा में है इसलिए आपको भी जानने चाहिए, और आगे भी जो चर्चा में रहेगा वो चर्चा में नाम से एक एपिसोड हम शुरू करते हैं, उसमें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज के यही मुद्दे थे कि दिल्ली सरकार और सिक्किम सरकार की क्या आपस में ठनी हुई है, क्या किसकी इसमें गलती है, क्या ये इंटेंशनली किया गया है जो सिक्किम के नागरिक या सिक्किम की प्रजा कहा गया है, या ये गलती हुई है। मेरे ख्याल से ये गलती हुई है, लेकिन ये गलती क्षमा करने लायक नहीं है, क्योंकि ऐसी गलतियां, एक क्या होता है कि जो लीडर है उसकी फ़ोटो भी जाती है, उसके साथ ऐसी बातें जाती है तो लोग उसको कई तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि शायद इस व्यक्ति ने जानबूझ करके ऐसा किया होगा, भावनाएं भड़काने के लिए किया होगा, या गलती से भी हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी बनती ही है जो लीड करता है। इसलिए इस पर सरकार को सही कदम उठाए जाने चाहिए, करेक्टिव मेजर्स ये लिए जाने चाहिए कि कानूनों को अपडेट करें, क्योंकि हर आदमी का कानून जानने का अधिकार है, तो उसके लिए पब्लिसाइज करें कि इस वेबसाइट पर सारे कानून इस फॉर्मेट में, मल्टीपल फॉर्मेट में होने चाहिए, PDF के फॉर्मेट में, EPUB के फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, HTML के फॉर्मेट में वो होने चाहिए, ताकि आम जनता उसको इजीली एक्सेस कर सके। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है कि सबको कानून पता है, ताकि ऐसी सिचुएशन में ही सब जान पाएंगे, और उसको मल्टीपल लैंग्वेज में भी होना चाहिए, जैसे कि भारत की जो विभिन्न शेड्यूल 8 में जो विभिन्न भाषाएं हैं उनमें भी उनको कन्वर्ट करके पब्लिश किया जाना चाहिए या इंटरनेट पर अपडेट किया जाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। कैसा लगा चर्चा में एपिसोड आपको ज़रूर बताइए, और आपके कमेंट दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, क्रिटिसाइज़ कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।